यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। अरे योगेश सैनिक भाई, कौन सी इमेज लगा रखी तूने? हाँ बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों के पास बेटा प्रॉपर आवाज़ आ रही है क्या मेरी? यस बच्चों, हाँ सभी बच्चों के पास मेरी प्रॉपर आवाज़ जा रही है। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ लिया था और हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चों रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहे थे हम? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के हमने प्यारे बच्चों ऑब्जर्वेशन देख लिए थे। ठीक है, कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है हमने देखा था। जब हमने गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की, तो कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए और 12,000 में एक ऐसा पार्टिकल था जो रिबाउंड हो गया, जो जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्वेशन देखे। यस यू कैन टेक। हाँ बच्चों, तो वो हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है। ठीक है बच्चों, आज हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे पहले आपका सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों साइंस, और आपकी क्लास है मेरे डियर स्टूडेंट हो 9th क्लास। ठीक है बच्चों, और हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है बच्चों, तो रदरफोर्ड मॉडल ने कौन सी फॉइल ली थी? गोल्ड फॉइल ली थी या सिल्वर फॉइल ली थी? बताओ जल्दी से कमेंट करके। यस बच्चों, वेरी गुड, गोल्ड फॉइल, क्योंकि वो सबसे थिन होती है। अच्छा, गोल्ड फॉइल के ऊपर किसकी बम्बार्डमेंट करवाई थी? कौन से पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी? हीलियम+2। ठीक है, और ये हीलियम+2 किसके पार्टिकल्स होते हैं बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स के रूप में उन्होंने हीलियम का आइटम दिया था। ठीक है, और हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, आज देखो बच्चों, हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया था। इसके अंदर 3 चीजें हैं। एक तो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक है प्यारे बच्चों इसके अंदर कंक्लूजन। और एक है फीचर्स। ठीक है, कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। मतलब उन्होंने जब गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया तो उनके पार्टिकल्स कैसे कैसे जा रहे थे। ठीक है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या उसकी फीचर्स हैं। ठीक है, मतलब फीचर्स या कंक्लूजन यही है कि मतलब जो एटम होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है, एम्प्टी होता है, वॉइड होता है। ठीक है, और उसके सेंटर में उसका मास होता है, और सेंटर में मास किस में होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस में होता है। तो ये सारी चीजें आज हम की क्लास के अंदर देखेंगे कि क्या कंक्लूजन थे, क्या उसके फीचर्स थे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों, कंक्लूजन ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों कंक्लूजन ऑफ द
alpha particle. Conclusion of alpha particle scattering experiment. ठीक है बच्चों, इसके क्या क्या कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज इसकी क्लास के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, अभी बताया मैंने कि अधिकांश भाग जो एटम का होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, एम्प्टी होता है, वॉइड होता है। तो ये लाइन ही हम लिखने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। ये पहला पॉइंट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर सेकेंड पॉइंट है बच्चों, वेरी फ्यू particles were deflected from their path, indicating क्या इंडिकेशन मिलता है, indicating that the positive charge of the atom occupy very little space, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों कि अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। एक ऐसा पार्टिकल था जो बहुत ही कम एंगल से विचलित हुआ, रिबाउंड हुआ, एक पार्टिकल 12,000 में से एक, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन of alpha particles were deflected by 180 degree angle, indicating that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very
in a very small volume within the atom, within the atom, within the, हाँ बच्चों, तो ये तीन क्या थे, इसके कंक्लूजन थे। सबसे पहले पहला कंक्लूजन है बच्चों, ध्यान से देखो सभी स्क्रीन पे, मतलब जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की गोल्ड फॉइल के ऊपर, तब उन्होंने क्या देखा, क्या उनको निष्कर्ष निकाला उसने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो सब चीज़ें तो हमने किस में देखी थी बच्चों, ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, एटम का जो अंदर का जो भाग होता है वो कैसा है प्यारे बच्चों, एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, देखो बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। मतलब ये कैसे बताया, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एटम का अधिकांश भाग एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि जब हमने 12,000 पार्टिकल डाले तो उसमें से एक दो ही ऐसे पार्टिकल थे जो पीछे रह गए, बाकी सारे पार्टिकल आर पार निकल गए। क्यों निकले बेटा, क्योंकि वो कैसा था, खाली था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, कि वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वहां पर उनके बीच में कोई बैरियर नहीं आया, इसलिए वो सीधे बिल्कुल पास्ट हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था। अब हम बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। मतलब यदि 10 पार्टिकल थे तो उसमें से 2-3 ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, उनके रास्ते से। ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, कौन सा एटम चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एटम है तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल छोटा सा है अंदर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल क्या है, अंदर छोटा सा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, हम एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, राधे राधे, अरे मोहित राधे राधे बेटा। हाँ, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या है कि कुछ पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब बिल्कुल ही कम। ठीक है, जैसे हमने अल्फा पार्टिकल डाले तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल। ठीक है, बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं, जैसे गया वैसे ही वापस, बीच का कोण कितना, 180। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 एंगल, इंडिकेटिंग, अभी ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। एटम का जो सेंटर पार्ट है वहीं पे उसका क्या होता है प्यारे बच्चों, मास होता है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके फीचर्स देख लें, फीचर्स भी इससे रिलेटिव हैं। ठीक है, 3 पॉइंट लास्ट लाइन, काव्या यादव को लास्ट लाइन नहीं दिख रही, अरे सभी बच्चों को लास्ट लाइन दिख रही है क्या, देखो यहां तक दिख रही है, मैंने लास्ट लाइन लिखी है ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, लास्ट लाइन लिखी है प्यारे बच्चों मैंने, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ठीक है, विद इन द एटम, यहां तक लास्ट है। ठीक है बच्चों, सभी ने दिख लिया।
एक बार मैं चेक करता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको बच्चों? बिल्कुल तो साफ तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी भी चाहे तो एक दो लाइन तो और लिख सकता हूँ, यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके इसके कंक्लूजन। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसका फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, ठीक है, लास्ट वाला। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फीचर्स क्या क्या हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप। फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हाँ बच्चों, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब हमें क्या देखने को मिला कि जो उसका जो एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज लोकेट होता है, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट लिखते हैं प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट लिखते हैं देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर in an atom, जिसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। नियरली all the mass of an atom resides, मतलब उसी के अंदर व्यवस्थित रहता है, resides in the nucleus। resides का मतलब रेजिडेंस, मतलब उसका घर है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन का घर कहाँ है, तो आपको बताना है एटम के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन का घर कहाँ पे है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन उसकी रखवाली करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो घर होता है उसकी सिक्योरिटी का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। हाँ, तो देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है बच्चों द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular path, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर प्यारे बच्चों क्या लगाता है, रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस the size of the nucleus is very small, as यदि हम एटम और न्यूक्लियस की कंपेयर करें तो जो एटम का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस से बड़ा होता है, और जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम से छोटा होता है। तो इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर
एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द ठीक है बच्चों, ये कुछ तीन क्या थे इसके फीचर्स थे। ठीक है, पहला फीचर्स देखो क्या बोल रहा है बच्चों, पहला फीचर है देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, मतलब एटम का जो सेंटर होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको प्यारे बच्चों न्यूक्लियस नाम देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? न्यूक्लियस। अब जैसे ही हम इस चैप्टर के बाद हम बात करेंगे किसकी, बायोलॉजी वाले चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी सेल होती है उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है बच्चों, इस वाले न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उस वाले न्यूक्लियस के अंदर हमारे जीन होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कोल्ड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों उसको? न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मोस्ट, जितना भी मास है वहाँ पे, अभी हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सब चीज़ें वैसे हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, उनके ऊपर कितना क्या चार्ज होता है और उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स, रिजाइड्स का मतलब रहना, इन द न्यूक्लियस, जितना भी एटम का मास है, जितना भी एटम का मास है वो सारा कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट सभी बच्चों के क्लियर है क्या? हाँ, अब बात करते हैं बेटा हम सेकंड पॉइंट की। मोहित यादव, हाँ देखो बच्चों, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह कहाँ होती है प्यारे बच्चों? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ऐसे। ठीक है, अब ये बताओ कि ये चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो एक बार तो ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो एनर्जी खत्म होने के बाद दोबारा से ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके ड्रॉबैक देखेंगे हम। ठीक है, जब हम आगे इसके ड्रॉबैक देखेंगे कि कैसे फेल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल कैसे फेल हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर का मतलब गोलाकार, बिल्कुल। ठीक है, उसने कोई सेल के बारे में नहीं बताया कि इसके अंदर कोई सर्टेन सेल होती है उसी के अंदर चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक सेल से फिर दूसरी सेल में जाता है। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। उसके बाद देखो, अब देखो दूसरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? ये तो मोहित तो भाई कलाकार हो गया, सही तो लग रहा है बेटा। हाँ, तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। कैसा पथ होता है प्यारे बच्चों? सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सभी बच्चों के समझ में आ गया क्या? हाँ, वेरी गुड बेटा। अब बच्चों हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब ये बोल रहा है कि जो साइज होता है, यदि हम एटम और न्यूक्लियस के साइज में कंपैरिजन करें तो किसका साइज छोटा होता है और किसका साइज बड़ा होता है? तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस, एटम के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर एटम। तो बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज घुस सकती है, लेकिन छोटी चीज के अंदर बड़ी चीज डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम्स के अंदर ही होता है। ठीक है, इसलिए साइज किसका बड़ा हुआ? एटम का या न्यूक्लियस का? बोलो बोलो, एटम का। ठीक है, तो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। यदि हम बोलें ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एटम है, तो हमें साइज के बारे में बताए तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम से क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ा होता है। ठीक है,
न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम से छोटा होता है बच्चों। कैसा होता है? छोटा होता है। एटम इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों? हाँ, तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए क्या आपके? यस बच्चों, बताओ मेरे को। ऐसा कोई बच्चा जिसके तीनों पॉइंट में से एक में भी दिक्कत हो? यस यो। समझ में आ गया? तो बेटा देखना, फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में होता है और न्यूक्लियस में होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्विंग करता है। और कौन से पाथ में करता है बच्चों? सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्विंग करता है। ठीक है? और जो तीसरा पॉइंट था हमने देखा था कि जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो स्मॉल होता है। किसके कंपैरिजन? एटम के कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब देखो, टाइम देता हूं मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए। यस बच्चों, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बेटा एक बार मैं, ये ऑटोमेटिक है, जैसे मैं इसके आगे से हटता हूं तो ये क्लियर नहीं दिखता है। अब क्लियर दिख रहा है आपको? अब लो आप इसका स्क्रीनशॉट। आगे जैसे थॉमसन मॉडल फेल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया, तो अब हम इसके फेल होने के कारण पूछते हैं। ठीक है? ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, इसके कौन कौन से ड्रॉबैक थे? तो ड्रॉबैक यही था बच्चा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, देखो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये न्यूक्लियस है बच्चों। ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है ऐसे। ठीक है? ऐसे चक्कर लगा रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब ये क्या करेगा? ऐसे तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मतलब खत्म नहीं होगी। कोई भी आदमी है जैसे, तो जैसे कोई चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, एक कंडीशन तो ऐसी आएगी कि उसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और रिलीज होने के बाद वो गिर जाएगा। ठीक है? तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक कंडीशन तो ऐसे आएगी कि वो उसका एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद ये दोबारा से ऐसे घूमता स्टार्ट करते करते और ये न्यूक्लियस के अंदर आके गिरेगा। अब जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर आके गिरेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? एटम अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। वो ही बात जो थॉमसन ने बताई थी। ठीक है? तो ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और हमें पता है कि एटम स्टेबल होता है। ठीक है? कोई भी चीज अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक है? तो यहां पे हम बच्चों बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी क्या क्या कमियां थी, क्या क्या उसके फीडबैक थे। ठीक है? डिसएडवांटेज क्या थे उसके? ठीक है? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, या व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है बच्चों? हाँ, यस। देखो बच्चों, द रिवॉल्यूशन
द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in a circular path या सर्कुलर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इज नॉट expected to be stable. The revolving electron would lose loss of energy. अभी बताया था मैंने कि जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को क्या करता है प्यारे बच्चों, लॉस करता है, ठीक है। हाँ, तो लॉस ऑफ एनर्जी एंड फाइनली, और क्या होगा, एंड फाइनली फॉल इनटू, और कहाँ गिर जाएगा बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर, fall into nucleus. ठीक है। यदि ऐसा होगा, if this were so, the atom should be, कैसा हो जाएगा, highly unstable, should be highly unstable and hence, और क्या होगा, and hence matter would not exist ही नहीं कर पाएगा, not exist in the form that we know. हम क्या जानते हैं कि मेटल कैसा होता है, स्टेबल होता है, डेट वी नो। ठीक है बच्चों, वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट मैटर या एटम भी बोल सकते हैं, एटम इज क्वाइट स्टेबल, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, क्वाइट स्टेबल, ठीक है। हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो मैटर या एटम होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है कि जब एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा सर्कुलर पथ में, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस करेगा तो वो क्या करेगा, फॉल इनटू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो उसकी जो एक प्रकार से स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और एटम अनस्टेबल होते ही एक प्रकार से वो मतलब वो ड्रॉबैक हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका ड्रॉबैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक बार मैंने लिखवाया है द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं, या इसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं किया सकता टू बी स्टेबल, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करेगा सर्कुलर पथ में तो वो एक प्रकार से एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को क्या करेगा प्यारे बच्चों, लॉस करेगा। ठीक है, जैसे ही एनर्जी लॉस होगी तो फाइनली क्या होगा, फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। यदि ऐसा होगा, इफ दिस वर्सो ऐसा होगा, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। एटम कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और जो हाईली अनस्टेबल जो एटम होता है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म डेट वी नो, कि हम जानते हैं कि एटम कैसा होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ड्रॉबैक सभी बच्चों के समझ में आया क्या? यस एवरीवन? हाँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। कुछ बच्चे हैं, एक दो बच्चा है, एक बच्चा ही है, उसके समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कि वो ध्यान नहीं लगाता है, क्या नहीं लगाता है। एक बच्चा ही है, उसका ध्यान कहाँ रहता है कि कहाँ नहीं रहता है। दोबारा से देख ले। ड्रॉबैक यही है कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जब एनर्जी का लॉस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं। कल हम मिलते हैं बच्चों नील्स बोर मॉडल के साथ। कल हम पढ़ेंगे नील्स बोर मॉडल क्या है। ठीक है, बाय बाय।